नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक नई चर्चा चल रही है और यह चर्चा कॉलेजियम को लेकर है कि क्या कॉलेजियम के जजों को प्रमोशन मिलेगा और जो खानदानी जज रहेंगे वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे बिना वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। यह प्रक्रिया कैसे चल रही है, क्यों चल रही है? और इस बीच जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का पत्ता कटा है, यानी कि सीजेआई चंद्रचूड़ अब बाहर जाने वाले हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने क्या कर दिया, ये कैसे फैसले दे दिए। क्या मुसलमानों को यहां पर सिटीजनशिप देने के लिए कई कानूनों को तोड़ मरोड़ किया जा सकता है? क्या कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स यहां सुप्रीम कोर्ट में भी चल सकती है? क्या जुडिशियरी को यही देखा जाना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट को सुप्रीम बना लो, यानी पार्लियामेंट की सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लो और जब जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के खिलाफ फैसले सुना दो? ये कई चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर है क्योंकि एक फैसला आया जिसमें मुसलमानों का मामला था। असम एकॉर्ड यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के एक क्लाउज 6 के खिलाफ यह फैसला आना था, लेकिन फैसला उसके समर्थन में आया। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा पार्लियामेंट की चली और फिर 4-1 से फैसला मुसलमानों के पक्ष में दिया गया, जिसमें एक जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ही कहा कि नहीं, ये गलत है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए नियम कानून अलग नहीं हो सकते, नागरिकता पूरे देश की होनी चाहिए, परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन उन परिस्थितियों में यह तय नहीं किया जा सकता कि एक परिस्थिति आई तो उसके आधार पर एक क्षेत्र विशेष में हम डेमोग्राफी चेंज करने वाले कानून बना दें। यही स्थिति असम में हुई और यह जो फैसला कल आया है उस फैसले में साफ तौर पर 4 जजों ने, जिनको लीड कर रहे थे सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और कानून बनाया है तो वो स्थितियां जो 1971 में बनी थी, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों को मारना शुरू किया था, तो उस समय भारत में संरक्षण की जरूरत थी। और इसको बताया क्या? इसको बताया कि ये इफेक्ट जो है, जो इंपैक्ट पड़ा है इस पूरे मामले में, वो पार्टीशन का इंपैक्ट है। पार्टीशन के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ। पार्टीशन भारत का हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, उससे पाकिस्तान बना था। अब पाकिस्तान टुकड़े होके एक बांग्लादेश बन जाए तो उसमें भी वहां से भगाए जाने वाले लोगों के लिए भारत का दरवाजा खुला रखना चाहिए। भारत शरणार्थी बना सकता है, लेकिन उस शरणार्थी को भारत का नागरिकता देना, यह तो कहीं से भी तर्क नहीं दिखाई पड़ रहा। उस समय कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी ने एक पैक्ट कर लिया और ऐसी स्थिति आ गई, नहीं 71 को एक डेडलाइन तय करो और 71 के बाद जो आया है उसे तो ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, अपनी नागरिकता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन 71 से पहले जो पाकिस्तान के बांग्लादेश के अंदर हो रहे एट्रोसिटी के कारण भाग कर आया है, उसको ऐसे ही नागरिकता दे दो। यह संशोधन की जरूरत नहीं थी। इसलिए असम के एनजीओ, असम के सोशल एक्टिविस्ट, ये सारे लोगों ने याचिका दायर की थी और 5 जजों की बेंच बन गई और बेंच ने फैसला क्या दिया? नहीं, यह पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, इसलिए इसको मान्यता दी जानी चाहिए और यह सही है कि उन लोगों की कंडीशन के अनुसार उन्हें नागरिकता के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज उस समय बांग्लादेश में परेशान कर रहा था, रेप मर्डर हो रहे थे। उन लोगों को संरक्षण देने के लिए भारत का दरवाजा खोलना जरूरी था। दरवाजा खोलना जरूरी था तो शरणार्थी बनाकर ही रखा जाना चाहिए था। उसके लिए नागरिकता देकर, ये वोटर आईडी कार्ड बनाकर इन लोगों को वहां पर अपने अनुसार सरकार बनाने बिगाड़ने का अधिकार देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। ये सोचते हैं बस इतना ही कि हमें यहां से सुविधाएं लेनी है, लेकिन फिर भी जब तक यहां हिंदू बाहुल्य है,
हिंदू का वर्चस्व है, तब तक इस देश से मेरा इमोशनल रिलेशन नहीं हो सकता। इनका संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब देशों से ही रहेगा, इमोशनली जुड़े वहीं से रहेंगे। लेकिन फिर भी जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा फैसला दिया, क्योंकि ये सीजेआई, डीवाई चंद्रचूड़ और कॉलेजियम के दूसरे जज, ये सारे जजों की विचारधारा ऐसे मिलती जुलती है क्योंकि ये सारे खानदानी जज हैं। अब डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट से पत्ता कटने वाला है। 10 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उनके बारे में सोचिए कि ये वही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं जिनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब ये चीफ जस्टिस बने हैं और अगली पीढ़ी भी इनकी तैयार हो रही है। ये जो इनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ हैं, आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर यही सेकुलरिज्म की बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों ये द प्रिंट के प्लेटफॉर्म पे गए थे, उससे पहले वायर के साथ इंटरव्यू किया था और सब लोग वही लोग हैं जो एंटी मोदी गैंग के मीडिया प्रोपेगेंडा वाले बताए जाते हैं। और ये सब इन लोगों को बुलाते हैं क्योंकि वो सीजेआई के बेटे हैं। तो अभिनव चंद्रचूड़ अभी नए नए वकील बने हैं और वो भी वही ब्रिटेन से पढ़कर वापस आए हैं, तो उनको भी बड़ी बड़ी बातें करनी है सेकुलरिज्म को लेकर, संविधान को लेकर, यहां निष्पक्षता को लेकर, यहां पर सेकुलरिज्म से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है लोकतंत्र को लेकर, ऐसी ही बातें करने के लिए इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता है। और ये तो तय है कि अगर अभिनव चंद्रचूड़, अभी उनका कैरियर बहुत बेहतर नहीं चला और उनका कैरियर अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे उन्हें भी जज बनाया जाएगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जज नाम सुनते हैं उनकी स्थिति यही रही है। कई तो परिवार ऐसे हैं जिनके एक भाई जज बन गए, दूसरा भाई ने जजशिप को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके पास वकील बनकर कमाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बड़ी थी। एक दो नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं। लेकिन ये डीवाई चंद्रचूड़ ने अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर दिया है और अब उनके बाद जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उनके लिए तो और बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने जो फैसले दिए और वो कॉलेजियम से कैसे चुने गए, बिना किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस का मतलब केवल और केवल मुकदमों पर फैसला देना नहीं होता है, बल्कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। चीफ जस्टिस यानी जस्टिसों का प्रमुख, और सारे जजों के प्रमुख के तौर पर उनको रोटेशन बनाना होता है जजों का। उनको यह तय करना होता है कि किस जज के पास कौन से मामले जाने चाहिए। और जस्टिस संजीव खन्ना तो अपने कुछ फैसलों के लिए बड़े फेमस हैं। पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड पर इन्होंने ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कही थी कि देखो ये तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इस डेमोक्रेसी को बचाना है तो आपको यह तय करना होगा कि पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है उसको सबके सामने रखा जाए। और उस समय इन लोगों ने ये पार्लियामेंट की बात नहीं की थी, जैसे आज ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके ये मुसलमानों को यहां के नागरिकता देने के लिए बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को दिया। तो ऐसे में पार्लियामेंट की बात माननी चाहिए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इन लोगों ने पार्लियामेंट की बात नहीं की थी। पार्लियामेंट से बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ा दी और लोकतंत्र की सुरक्षा के नाम पर उसे खारिज कर दिया। ये उस समय नहीं जागते जब एनजेएसी पार्लियामेंट से पास होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें जजों की नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की बात होती है, कॉलेजियम की नहीं। उस पर रोक लगाने के लिए ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। लेकिन अब वही जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बनेंगे, हालांकि 6 महीना तक के लिए बनेंगे। ये 13 मई को 2025 को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन 6 महीना के लिए इन्हें सीजेआई बनना है और फैसले कई आने हैं, क्योंकि पिछले फैसले इनके ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो, आर्टिकल 370 पर इनकी टिप्पणियां हो, या फिर अरविंद केजरीवाल का मामला हो। अरविंद केजरीवाल को जब जमानत देनी थी, इन्होंने यही डेमोक्रेसी की सुरक्षा की बात की थी, 21 दिन के लिए जेल से बाहर कर दिया। नहीं, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देंगे तो फिर तो समस्याएं पैदा हो जाएगी, डेमोक्रेसी पर सवाल उठेगा। केजरीवाल के बाहर जाए बिना कोई चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी का हो ही नहीं सकता। इसलिए कितना भी घपला घोटाला हो, इनके खिलाफ जितने भी बड़े सबूत हो, जमानत ना देने के
1000 कारण हो, लेकिन फिर भी एक कारण के आधार पर जमानत दे देंगे। वही जस्टिस संजीव खन्ना अब सीजेआई बनने वाले हैं, जिनके पिता, जिनके चाचा सब जज थे। ये कॉलेजियम की बात देखिए कि कैसे एक खानदानी वकील को ही जज बनने का मौका मिलता है। एनजेएसी का इन लोगों ने यही विरोध किया था। एनजेएसी को इसलिए 2016 में खारिज कर दिया था कि हमें अपना वर्चस्व बनाए रखना है। जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने थे। पहले एडिशनल जज 2005 में बनाया गया, फिर परमानेंट जज बनाया गया और दिल्ली हाईकोर्ट में ही ये प्रैक्टिस भी किया करते थे। उससे पहले 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन इनके पिता कौन थे? जस्टिस देवराज खन्ना। जस्टिस देवराज खन्ना जो कि दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर हुए और इन्हें भी दिल्ली हाईकोर्ट में ही एडिशनल जज बनाया गया। मतलब इनके पिता जब जज थे तो ये प्रैक्टिस कर रहे थे 30 हजारी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। उस समय इन्फ्लुएंस तो होगा ही, जज के बेटे हैं। उसके बाद इन्हें उसी हाई कोर्ट में जज बना दिया गया। इनके चाचा हंसराज खन्ना, एचआर खन्ना, ये जस्टिस एचआर खन्ना जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के फैसले के लिए भी ये मशहूर माने जाते हैं और उसके साथ ही कुछ और फैसले इनके रहे थे। लेकिन फिर भी जस्टिस एचआर खन्ना, इनके चाचा जस्टिस देवराज खन्ना, इनके पिता जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सब जज रह चुके हैं और अब ये नई पीढ़ी के जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। और उसके बाद नंबर भी ऐसे ही आता रहेगा। सारे खानदानी वकील, खानदानी जज यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर कब्जा जमा के बैठेंगे। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जैसे जज बने थे, वैसे ही इनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का भी नंबर आएगा। ये भी जज बनने वाले हैं। आगे कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं। इनका प्रैक्टिस अगर सिंघवी, सिब्बल और दूसरे इंदिरा जयसिंह जैसे चल गया तो फिर ये जजशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑफर तो किया जाएगा, जैसे कि कई दूसरे जजों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरह से ये देखेंगे, इंतजार करेंगे। जब प्रैक्टिस अच्छी नहीं चली तो फिर जजशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। हाई कोर्ट से पहुंचता हुआ ये भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। यानी कि खानदानी जजों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया तब तक बंद नहीं होगी जब तक कॉलेजियम खत्म नहीं होता, जब तक एनजेएसी लागू नहीं होता और जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होता जजशिप के लिए। आप कॉलेजियम में बैठे 5 जज किसी वकील को डायरेक्ट जज बना देते हो और यह देखकर बनाते हो कि इनके खानदान में कौन कौन से बड़े वकील, जज, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल रहे हैं। उसी के आधार पर आप इनकी नियुक्तियां करते हो। ये सवाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच भी इस बात की चर्चा है, क्योंकि इक्का दुक्का वैसे जज भी हैं जो बड़ा स्ट्रगल करके नीचे के मजिस्ट्रेट कोर्ट से होता हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता हुआ, हाई कोर्ट से होता हुआ ऊपर बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते ऐसे हो जाते हैं कि उनको सीजेआई बनने का मौका तो मिल ही नहीं सकता। ऐसे 90% तो हाई कोर्ट जाते जाते ही रिटायर हो जाते हैं। उन लोगों में चर्चा हो रही है, चिट्ठियों का दौर चल रहा है। समस्याएं इस बात की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी पार्लियामेंट के ऊपर होगी? क्या फिर से एनजेएसी लाने की जो प्लानिंग चल रही है उस पर ये रोक लगा देंगे? इन सवालों के बीच सरकार भी लीगल एडवाइस ले रही है और कानून मंत्री भी कई बैठक पिछले दिनों कर चुके हैं। जो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजों में खेमेबंदी हो रही है। एक कॉलेजियम से वो खानदानी जज और दूसरा जो संघर्ष करके पहुंचे हुए जज हैं वो। यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया पर अब कोई बड़ा फैसला आने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।